तो चलिए इस छोटे से वीडियो में जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण नदी है उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, भारत जो है ना विविध भौगोलिक विशेषताओं का देश है। यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ, विरासत वाला देश है, बहुत सारा भौगोलिक विशेषता है सबकी। और यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, कई नदियाँ बहती हैं जो इसकी पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण है। हमारे देश में जो नदियाँ बहती है, एक तो पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है, अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इन नदियों ने सभ्यताओं को आकार दिया है, जीविका प्रदान करने और व्यापार और परिवहन को बढ़ावा देने के द्वारा पूरे इतिहास में एक अभिन्न भूमिका भी निभाई है। भारत में नदी प्रणालियों के दो प्राथमिक समूह में जो है बांटा गया है। कौन कौन? एक तो हिमालय नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, और एक जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले भारत की नदियां। तो भारत की अगर नदियां की अगर हम बात करें तो भारतीय नदियां जो है भारतीय लोगों के जीवन के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जिसमें ऊर्जा, किफायती परिवहन, सिंचाई और पीने के पानी उपलब्ध कराने के अलावा देश के नदी प्रणालियां कई लोगों की आजीविका का भी समर्थन करती है। यही कारण है कि भारत का लगभग हर प्रमुख शहर किसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत सारा शहर जो है नदी के किनारे बसा हुआ है। भारतीय नदी प्रणाली 7 प्रमुख नदियां हैं। अगर भारतीय जो है नदी प्रणाली की बात करें तो उसमें कितनी है? तो 7 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन? सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है। ठीक है, कौन कौन सी है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा और महानदी से बनी है, जिसमें बड़ी संख्या में सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो है 7 प्रमुख नदियां हैं भारत में। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, हम सभी जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिकांश नदियां का पानी आता है। सभी जानते हैं कि अधिकांश नदियों का जो पानी आता है वो कहाँ आता है? तो बंगाल की खाड़ी में ही तो आता है। देश के पश्चिम क्षेत्र से होकर के हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है। यानी हिमाचल प्रदेश में कुछ जो बहने वाली कुछ नदियां हैं तो वो जाकर कहाँ गिरती हैं? तो वो जाकर गिरती है कहाँ पे? तो हम सभी जानते हैं कि वो जो जाकर गिरती हैं कहाँ पे? तो अरब सागर में गिरती है। अंतर्देशीय जल निकासी लद्दाख, उत्तरी अरावली पर्वतमाला और शुष्क थार रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में पाई जा सकती हैं। 3 प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्रों में से एक भारत की सभी प्रमुख नदियों के लिए स्रोत के रूप में कार्य करता है। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला, मध्य भारत की विंध्य और सतपुरा पर्वत और साथ ही छोटा नागपुर का पठार हिस्सा हो गया, और पश्चिम भारत का सहाती और पश्चिमी तट हो गया। भारत की नदियों की अगर हम सूची की बात करें तो देखिए, यह भारत की नदियों की जो है पूरी यहाँ सूची दिया गया है। तो जैसे अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 29 है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 29 है। ठीक है, तिब्बत पठार से आता है और जम्मू कश्मीर के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। सिंधु नदी कहाँ से आता है? तिब्बत के पठार से आता है। ठीक है, तिब्बत के पठार से आता है, और ये जो है ना, ये जो है क्या है? तो सिंधु नदी तिब्बत के पठार से आता है और जम्मू कश्मीर के माध्यम से भारत में क्या कर जाता है? वो प्रवेश करता है। सिंध के पास अरब सागर में विलीन हो जाती है, और इसका अंत कहाँ होता है? तो सिंध के पास जो है अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, सिंध के पास जो अरब सागर है वहीं पे ये कहाँ हो जाती है? विलीन हो जाती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। सिंधु की भी 2900, ब्रह्मपुत्रा की भी 2900। ये जो है अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान है जहाँ हिमालय जो है ग्लेशियर तिब्बत से भारत में प्रवेश करते हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान है जो हिमालय ग्लेशियर तिब्बत से भारत में प्रवेश करता है, गंगा में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये क्या हो जाती है? समा जाती है। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश का वह स्थान जहां हिमालय ग्लेशियर से तिब्बत में प्रवेश करती है, और ये गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना गंगा में मिलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है। सिंधु नदी, इसका अंत कहाँ होता है? तो अरब सागर में अंत होता है। अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा की जो लंबाई है ना वो 2510 है, और उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर यानी भागीरथी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो 1450 किलोमीटर लंबाई है, और महाराष्ट्र से शुरू होता है गोदावरी, और भारत के 7 राज्यों में यात्रा करता है गोदावरी नदी। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। नर्मदा की बात करें तो 1290 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी के मध्य अरब सागर में जाकर गिर जाती है।
कृष्णा की अगर हम बात करें तो 1290 किलोमीटर लंबाई है। इसका जो उद्गम है ना महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम के निकट है, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। महानदी की अगर हम बात करें तो ये जो है धमतरी और छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है, 890 किलोमीटर है, और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाता है। कावेरी की बात करें तो ये कर्नाटक पश्चिमी घाट में तल कावेरी में ये जो है निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में ये समाप्त हो जाती है। अब देख लेते हैं कि भारतीय नदी प्रणाली के विस्तार से। तो देखिए, भारतीय नदी प्रणाली नदियों का एक जटिल नेटवर्क है जो देश के भूगोल, परिस्थितिकी और संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसे मोटे तौर पर दो मुख्य प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो हिमालय नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र सहित हिमालय की नदियां सिर्फ बर्फ से पोषित है, यानी ये सभी जो नदी है ना वो किससे है, बर्फ से पोषित है, और पूरे वर्ष बहती रहती है, जिसके अक्सर मौसमी बाढ़ आती है, जिससे अक्सर क्या होता है, मौसम के कारण बाढ़ भी आता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें गोदावरी की, कृष्णा की, नर्मदा की, ये सभी जो है ना प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र क्या है, ये हिमालय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय की अगर हम बात करें तो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, नर्मदा हो गया, और वर्ष भर ये निर्भर रहती है और इनका प्रभाव मौसमी होता है, वर्षा पर ये निर्भर होती है। जो गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा, ये वर्षा पर निर्भर है। ये नदियां न केवल कृषि और आजीविका के लिए पानी उपलब्ध कराती है, बल्कि भारतीय संस्कृति में इनका आध्यात्मिक महत्व भी है, जिनमें से कई को पवित्र माना जाता है। लाखों लोगों की जीवन रेखा के रूप में वे व्यापक पारिस्थितिकीय तंत्र का समर्थन करती है और भूमि की उर्वरता में योगदान देती है, और भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने के लिए भी केंद्रित है। भारत की जो हिमालय नदियां हैं, जैसे गंगा हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये हिमालय की मुख्य नदी प्रणाली है। हिमालय की नदियों द्वारा विशाल घाटियां बनाई जाती हैं और हिमालय में कई नदियां बहती हैं। हिमालय के उत्थान के समय नदी के नीचे की ओर कटाव ने इन गहरी घाटियों को चट्टानी किनारों के साथ बनाया था। वे नदियों में रेत, गाद की भारी जो है ना भार ले जाते हैं और साथ ही जोरदार कटाव गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। मैदान में बाढ़ के मैदान, नदी के चट्टान और तटबंध सहित विशाल घुमावदार और कई निक्षेपण जो है संरचना बनती है। जैसे अगर हम बात करें, गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यमुना की अगर हम बात करें तो 1376 है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में निकलती है और इलाहाबाद में गंगा में विलय हो जाती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 1800 किलोमीटर है और ये जो है हिमालय ग्लेशियर तिब्बत में निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, और गंगा में विलीन होकर बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। चंबल 960 है, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है और मध्य प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। बेटा नदी जो है 784 किलोमीटर है, गंगा की सहायक नदी है और अमरकंटक और मध्य प्रदेश में शुरू होती है और पटना के ठीक ऊपर गंगा से मिलती है और इसे भी विंध्य नदी प्रणाली का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। गंडक की बात करें तो 630 किलोमीटर है, ठीक है, और भारतीय नेपाल सीमा पर गंगा की सहायक नदी है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और पटना के पास गंगा में मिलती है। कोसी की बात करें तो 720 किलोमीटर भारत नेपाल सीमा के निकट है, इसके वजह से बिहार में बाढ़ भी आता है, ठीक है, और बिहार के कटिहार जिले में ये गंगा नदी में मिलती है। बेतवा 590 किलोमीटर यमुना की सहायक नदी और मध्य प्रदेश के बिंद में उफान पर है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के जो हमीरपुर में यमुना से ये मिलती है। उसी प्रकार गोमती की अगर हम बात करें तो 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गंगा की सहायक नदी है और गोमत ताल उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और वाराणसी जिले में मिल जाती है। घाघरा जो है 1080 किलोमीटर है, तिब्बत में हिमालय ग्लेशियर और गंगा की सहायक नदी है और बिहार में गंगा से मिलती है। हुगली की बात करें तो 260 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल के निकट गंगा की सहायक नदी और बंगाल की खाड़ी में गंगा से मिल जाती है। दामोदर की अगर हम बात करें तो 592 किलोमीटर है और झारखंड के चंदावर के निकट हुगली की सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में हुगली के साथ क्या करती है, मिल जाती है। अब एक करके हम देखेंगे नदिया के बारे में, उसके बारे में डिटेल में, ठीक है, समझेंगे। तो देखिए, सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी की शुरुआत तिब्बत में उत्तरी कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर झील के पास हुआ था और तिब्बत से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। जम्मू और कश्मीर में यह भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और इस क्षेत्र में यह एक आकर्षण घाटी बनाती है और कश्मीर क्षेत्र में यह जास्कर हो गया, स्वेक हो गया, नुब्रा हो गया, हुंजा नदी हो गया, ठीक है, इनसे मिलती है, और झेलम हो गया, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन सबका आपने नाम सुना होगा। ये भारत में सिंधु नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं। यानी सिंधु की बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु की जो सहायक नदियां कौन कौन है, तो चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी हो गया। अब देख लेते हैं झेलम, ठीक है, जैसे झेलम क्या है, सहायक नदी है सिंधु की, तो झेलम के बारे में समझते हैं। झेलम नदी जो है ना वेरीनाग के पास एक झरने से शुरू होता है झेलम, जो कश्मीर के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर की ओर मुख वाली वुल्लर झील में प्रवेश करने के बाद यह बारामूला में गिरती है झेलम नदी, और यह बारामूला और मुजफ्फराबाद के बीच पीर पंजाल पर्वत में नदी द्वारा बनाई गई गहरी खाई में प्रवेश कर जाती है। चिनाब ये भी सिंधु की सहायक नदी है।
तो लाहुल से बारालाचा दर्रे की विपरीत दिशा में आने वाली दो नदियां चंद्रा और भागा के संगम से चिनाब नदी बनती है और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। रवि की बात करें, रावी नदी की, तो रावी नदी का जो उद्गम होता है कांगड़ा हिमालय में रोहतांग दर्रे के पास होता है, ठीक है। और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और जब यह माधोपुर में जब पंजाब के मैदान में प्रवेश करेगी ना, तो यहाँ डलहौजी के आसपास जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ने वाले धौलाधर पर्वत में घाटी में क्या हो जाती है, ये बनाती है। व्यास की बात करें तो ये भी है, रोहतांग दर्रे के पास जो है स्थित व्यास कुंड है और व्यास नदी शुरू होती है वहीं पे, और यह मनाली और कुल्लू से होकर गुजरती हुई है व्यास नदी। सतलुज की अगर हम बात करें तो तिब्बत में राकस झील, नाम सुनेंगे, जो मानसरोवर झील से जुड़ती है और यहाँ से जो है सतलुज की यहाँ से ही क्या होती है कि सतलुज की शुरुआत होती है और यह सिपकी दल यानी सिपटिल्ला दर्रे पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई जो है स्पीति नदी से मिल जाती है। अब देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें सिंधु नदी की लंबाई तो 3180 है, चिनाब की 960 है, झेलम की 725 है, रावी की 720 है, सतलुज की 1500 है, ब्यास की 470 है। ये सभी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास। अब देखिए, सिंधु की हमने बात बताया कि ये तिब्बत पठार से आता है और जम्मू कश्मीर के मध्यम से प्रवेश करता है, ठीक है, और सिंध के निकट अरब सागर में जाकर मिल जाता है। चिनाब की हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय है और सिंधु के साथ गठबंधन हो जाता है, ठीक है। झेलम जो है पंजाब के चेनमू नदी की सहायक नदी है और झांग में चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सभी को देखा। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, ठीक है, जो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की हमने देखा। अब देखिए, मानसरोवर झील जो सिंधु और सतलुज का भी स्रोत है, वह जगह जहां ब्रह्मपुत्रा का उद्गम होता है। इसका अधिकांश भाग जो है ना भारत से बाहर है, हालांकि यह सिंधु से काफी लंबी है, ठीक है, और यह हिमालय की समानांतर बहती हुई पूर्व की ओर बहती है। सबसे पहले ये किधर बहती है, तो पूर्व की ओर बहती है, ये भी याद रखना है। नामचा बरवा 7757 मीटर है, ठीक है। उससे गुजरने के बाद यह यू टर्न लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, जहां इसे दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को हिमाचल प्रदेश में क्या नाम कहा जाता है, तो ये याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहा जाता है और यह नदी जो है 5500 मीटर की दूरी तक कटती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में गुजरते हुए सहायक नदियां इसमें क्या होती है, मिलती हैं। भारत की प्रायद्वीपीय नदी की हम बात करें तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी प्रणालियां प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में से एक, ठीक है। और ये जो है ना, याद ध्यान रखना है आपको। प्रायद्वीपीय नदियों मामूली घाटियों से होकर गुजरती है, चूंकि उनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए उनमें से कई मौसमी हैं। नरम ढलान के कारण कटाव गतिविधि भी तीव्रता में अपेक्षाकृत मामूली होती है। दृढ़ ग्रेनाइट विस्तार और रेत और खाद की कमी के कारण घुमावदार होने के लिए बहुत जगह नहीं है। नतीजतन कई नदियां सीधे क्षैतिज गार्गों के अनुसार करती है और इन नदियों के किनारे पनबिजली की कई संभावनाएं हैं। अगर हम महानदी की बात करें तो पूर्व मध्य भारत की एक महत्वपूर्ण नदी महानदी है। यहाँ छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से शुरू होती है और मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य नदियों की तुलना में यह नदी सबसे अधिक गाद जमा करती है और संबलपुर, कटक और बाकी ऐसे शहर हैं जहाँ महानदी जो है बहती है। गोदावरी की अगर हम बात करें तो गंगा की बाद जो गोदावरी नदी है भारत में दूसरी सबसे लंबी धारा है। यह नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और अंततः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी नदी कहाँ, महाराष्ट्र में ही बहती है, छत्तीसगढ़ में बहती है, मध्य प्रदेश से होते उड़ीसा, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और पुदुचेरी से होकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नर्मदा की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में एक नदी को नर्मदा का या नेरुबुदा कहा जाता है। नर्मदा को नेरुबुदा भी कहा जाता है और यह 1289 किलोमीटर यानी 801 मील लंबी है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा के रूप में कार्य करती है। तापी नदी की अगर हम बात करें तो मध्य भारत की तापी नदी एक नदी है, लगभग 724 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। केवल तापी नदी, नर्मदा नदी और माही नदी ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन है, तापी नदी है, नर्मदा है और माही नदी है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, लगभग 1300 किलोमीटर लंबी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से शुरू होकर सांगली से होकर आंध्र प्रदेश के हमास सलादेवी से समाप्त होती है और जहां यह बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो भारत की प्रमुख नदियों में से एक कावेरी हिंदुओं द्वारा पूजनीय है और दक्षिण गंगा इस नदी का दूसरा नाम है, ठीक है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है कावेरी नदी, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, जैसे लूनी नदी हो गया, ठीक है, साबरमती नदी हो गया, माही नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ये सभी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तावा हो गया, तापी हो गया नदी, पेरियार नदी हो गया, ठीक है।
और पश्चिम से पूर्व बहने वाली नदियों में महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, पेन गंगा हो गया, कृष्णा नदी हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीम हो गया, कावेरी नदी हो गया, पेन्नर नदी हो गया, वैगई नदी हो गया। ठीक है, भारत की नदियां नाम और राज्य अगर हम बात करें तो गोदावरी और मूसी नदी जो है आंध्र प्रदेश में, बिहार में एक गंगा नदी है। ठीक है, दिल्ली में यमुना नदी है। ठीक है, गोवा में मांडवी नदी, गुजरात जो है साबरमती, हरियाणा में यमुना, झारखंड में दामोदर और सोनरेखा गंगा भी है, कर्नाटक में भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी। ठीक है, केरल में जो है पंबा नदी है, मध्य प्रदेश में बेतवा नदी, ताप्ती नदी, वैनगंगा, खान, नर्मदा, छिप्रा, बीहर, चंबल और मंदाकिनी ये सभी गुजरती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और पंचगंगा। नागालैंड में दिफू और धनसिरी, उड़ीसा में ब्राह्मणी और महानदी, पंजाब में सतलुज नदी, राजस्थान में चंबल नदी। सिक्किम की अगर हम बात करें तो रानीचू नदी, तमिलनाडु में कावेरी है, अडायर है, कुवम है, वेनार है, वैगई है और तंबारिनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यमुना, गंगा और गोमती। उत्तरांचल में भी गंगा और पश्चिम बंगाल में भी गंगा, दामोदर और महानदी है। और भारत की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी है गंगा, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गोदावरी जो है 1464 है और कुल लंबाई 1465 है। ठीक है, भारत में 1464 है। कृष्णा 1400, यमुना 1376 है, नर्मदा 1312 है, सिंधु 1114 है, ब्रह्मपुत्र 916 है। टोटल 2900 है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत में 916। महानदी 890 है, कावेरी 800 है, ताप्ती जो है 724 किलोमीटर है। कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की कौन सी नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही ये सभी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है भाखड़ा नागल परियोजना है, जो सतलज नदी पर आधारित है। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी का नाम बताना है, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ठीक है, और हम देख लेते हैं लास्ट हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाने वाली जो नदी है ना वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है जो सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसे इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये हमारा जो था नदी से संबंधित भारत की। ठीक है, तो हमने बहुत कम समय में सारे नदियों के बारे में समझा, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर विलीन होती है। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ हम रोजाना इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आएंगे। जय हिंद।